हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे से चैनल चलो मैथ्स करें। अपना टारगेट है कि हमें मैथ सीखनी है, ठीक है। और अब मैंने ये सोचा है कि मैं बोर्ड क्लासेस की मैथ्स को सिलेबस वाइज स्टार्टिंग से करवाऊं, ठीक है। स्पेशली 10th एंड 12th की जो भी बोर्ड क्लासेस की मैथ्स है वो कंप्लीट करवाने की कोशिश है मेरी वीडियोस के थ्रू। आप जानते हैं 10th क्लास में बेसिकली एनसीईआरटी में 15 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका रियल नंबर से स्टार्ट होता है और फिर फाइनली जाके प्रोबेबिलिटी पे समाप्त होता है। ऐसे ही 12th क्लास में आपका रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट होता है और फाइनली आपका प्रोबेबिलिटी पे समाप्त होता है। दोनों का प्रोबेबिलिटी पे ही समाप्त होता है। तो मेरा टारगेट है कि मैं वीडियोस के थ्रू एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूं और उनके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने की कोशिश करूं, ठीक है बेटा। तो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ्स। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं भैया, सीरियस वे में ऑनलाइन तरीके को अपनाकर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो ज्वाइन करें हमें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ चलो मैथ्स करें। क्लियर है बेटा? तो 10th क्लास के मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। डेली मैं वीडियो अपलोड करूंगा 10th क्लास के, और मैं एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन करता रहूंगा कि किस तरीके से हमें चीजें करनी है। और डेली बेसिस पे जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाया करेगा तो मैं कुछ क्वेश्चन भी दिया करूंगा एक्सरसाइज के लिए कि भाई आपको प्रैक्टिस करने के लिए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिला करेंगे। डोंट वरी एंड बी हैप्पी। पढ़ाई बस लग जाओ पढ़ाई में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो आपका प्यारा सा चैनल चलो मैथ्स करें, ठीक है। आज हम क्लास 10th की स्टडी करने जा रहे हैं। तो क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर। क्लियर बेटा? बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड में अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से लगभग 4 मार्क्स का आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आने की संभावना है, और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर। क्लियर है? अब इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं, टॉपिक जो हम कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक है जो हम इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर। आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ रखे हैं नंबर्स क्या होते हैं, तो हम इसमें कवर करेंगे व्हाट इज रियल नंबर। सबसे पहले तो कोई भी चैप्टर करो तो उसके कॉन्सेप्ट को समझो कि आखिर एक्चुअली में इसका नाम ऐसा क्यों है। नाम में ही आधा सॉल्व है ना। तो व्हाट इज रियल नंबर। उसके बाद सेकंड टॉपिक इसका आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसकी मदद से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं बेटा, ठीक है। एचसीएफ फाइंड, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और इसका यूक्लिड लेमा भी नाम होता है, यूक्लिड लेमा भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। बेसिकली इसे यूक्लिड लेमा ही कहा जाता है, लेकिन एल्गोरिथम इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोसेस के थ्रू ये एचसीएफ फाइंड आउट करता है। फिर भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। तीसरा टॉपिक रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। चौथा टॉपिक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये बहुत सिंपल है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पहचानना होगा, रेशनल नंबर आएगा, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि दोज नंबर आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो कुछ कंडीशन रहेगी, चेक करेंगे हम। पांचवा है प्रूफ इरेशनलिटी, प्रूफ इरेशनलिटी। कोई भी नंबर इरेशनल है तो हमें ये प्रूफ करना रहेगा, जिस पर 101% इस पे क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड पे, इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो हमें ये टॉपिक कवर करने हैं, व्हाट इज रियल नंबर, इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम,
to find SCF LCM, relation between SCF and LCM, terminating and non-terminating and proof irrationalities। आज के मेरे इस वीडियो में टारगेट है कि मैं इन सबको डिस्कस करूं बारी बारी से, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज लूंगा एनसीईआरटी की सारी। क्लियर है बेटा? तो कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उसके हम एक्सरसाइज देखेंगे और एक्सरसाइज में भी ये कॉन्सेप्ट दोबारा से रिपीट होते हैं। तो वन बाय वन हम चीजों को डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है? तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज रियल नंबर। तो हम रियल नंबर को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर अब इन सारे टॉपिक्स को समझने की कि ये क्या कहना चाह रहे हैं हमारे टॉपिक। देखो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर बेसिकली रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इनका कॉम्बिनेशन होता है बेटा। रियल नंबर बेसिकली रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। रेशनल नंबर दोज नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म को फॉलो करते हैं रेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म को फॉलो नहीं करते वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्लियर बेटा? रेशनल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शंस, सारे नंबर आ जाते हैं रेशनल नंबर्स में। इरेशनल नंबर में केवल वो नंबर आते हैं जो अंडर रूट के अंदर रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये वाले नंबर आते हैं केवल इरेशनल में। जस्ट लाइक √2 पाई, जो रूट से बाहर ना निकले, पाई मतलब 22/7, जब आप इसका डिवाइड करते हैं तो 3.142, तो ये रिपीट करता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीट होता है। तो इसलिए ये नंबर होते हैं इरेशनल और ये होते हैं रेशनल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है रियल नंबर। यानी नंबर में सबसे बड़ी कैटेगरी माना गया है रियल नंबर को। क्लियर है बेटा? इस चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना है कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज किस तरीके से अप्लाई होती है। तो रियल नंबर का अगर आपसे पूछा जाता तो आप क्या कहोगे? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आपको पता है वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। इरेशनल नंबर आपको पता है वो नंबर जो p अपॉन q की फॉलो नहीं करते और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। और इनको हम आगे भी समझेंगे। अभी जो हमारा वो कॉन्सेप्ट है ना टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन, उसमें भी हम इसको क्लियर करेंगे। कीप इन माइंड, गॉट इट बेटा? क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, तो ये तो रियल नंबर था। अब रियल नंबर के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम। वैसे इसका नाम एक्चुअली में इक्विलिट डिवीजन लेमा है, लेकिन हम इसको इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम, इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ, टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है? कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स होंगे आपके पास, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, उनका हमें एचसीएफ निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से आप कुछ पता लगा सकें, कुछ फाइंड आउट कर सकें। ठीक है? टू बी अ प्रोसेस टू फाइंड समथिंग, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। क्लियर है बेटा? मतलब एक स्टेप्स, एक काम होता है एक बार में फॉलो हो जाता है, एक बार में कंप्लीट हो जाता है, और एक काम होता है उसके लिए कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो दीज आर द स्टेप्स नोन एज एल्गोरिथम। ओके, गॉट इट? तो एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा, हमें ये पता लग गया कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना। अच्छा, एचसीएफ की फुल फॉर्म तो पता है? एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम की होती है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। गुड। चलिए, इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a equals to vq plus r। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। जहां पे कंडीशन होती है, अगर ये कंडीशन है इसमें यहां पर 0 is less than equal to r is less than divisor, यहां पर ये मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, बट डिवाइजर से छोटा होगा। a का मतलब डिविडेंड, a का मतलब क्या होता है?
डिविडेंड, बी का मतलब डिवाइजर, क्यू का मतलब क्वोशिएंट एंड आर का मतलब रिमाइंडर। तो ये इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम तभी अप्लाई हो सकती है वेयर ए एंड बी आर टू पॉजिटिव integers and q, r quotient and remainder क्लियर है बेटा। मतलब जब कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो उनके बीच में हम इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके एचसीएफ उनका फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर q क्वोशिएंट और r रिमाइंडर होते हैं। क्लियर है बेटा। यहां पर कंडीशन आपकी यही है कि a इज ग्रेटर देन b, जो डिविडेंड है वो बड़ा होना चाहिए डिवाइजर से। ये है आपकी इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम। एक क्वेश्चन करके दिखा दूं इस पे छोटा सा फटाफट से, देखो चलो एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। यहां पर एक क्वेश्चन है टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, to find HCF of two numbers 125 and 225। हमारे पास दो नंबर हैं 125 and 225 और हमें उसका HCF निकालना है। तो देखो अभी हम HCF निकाल देते हैं। जो बड़ा नंबर है उसको आप A मान लो, यानी A is greater than B, that means 225 is greater than 125। क्लियर। अब आप डिवाइड करके दिखा दो, और क्या है, डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, 225 is divided by 125 1 times 125 that divided by कितना बचेगा यहाँ पर 100 बचेगा, 25 हाँ 100 बचेगा। फिर 125 then 1 times कितना बचेगा 25, then फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, कितनी बार जाएगा 4 times, it will be 0। देखो अब ये क्या हुआ, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब जरा गौर से समझो, क्वेश्चन ये था टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 125 एंड 225, ठीक है। अब a इज ग्रेटर देन b, 225 इज ग्रेटर देन 125, मतलब दो नंबरों का हमें एचसीएफ निकालना है। एक नंबर मैंने 225 मान लिया, जो बड़ा नंबर था a इज कॉल्ड दिस एंड b इज दिस। क्लियर। अब मैंने छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड किया, पहले 1 टाइम गया, कितना बचा रिमाइंडर मेरा 100। रिमाइंडर यहाँ पर क्या करता है, जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पर डिवाइजर का काम करता है और ये डिविडेंड बन जाता है। ये बात है आप याद रखना, 125 डिविडेंड बन गया। अब 100 का 1 टाइम्स दिया, कितना बचा 25। अब 25 हमारा डिवाइजर बन गया और 100 क्या बन गया डिविडेंड। फिर 25 से 4 कंप्लीट हो गया। जिस स्टेप में, कितने स्टेप हो गए इसके, देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाता है वहां पर जो डिवाइजर होता है वही आपका एचसीएफ कहलाता है। जैसे अगर मैं इसकी स्टेप्स लिखना चाहूं तो स्टेप्स फर्स्ट, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, दैट मींस 225 इक्वल्स टू 125 इनटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना था 100। यहां पर लिखोगे इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो प्रोसेस चलता रहेगा, जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाएगा प्रोसेस रुक जाएगा और एचसीएफ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में गए, दिस इज कॉल्ड 125 इक्वल्स टू 100 इनटू 1 प्लस 25, इधर भी रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप में हम गए 100 इक्वल्स टू 25 इनटू 4 प्लस 0, रिमाइंडर आ गया। यहां पर क्या हो गया, रिमाइंडर इज 0। इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में जब रिमाइंडर 0 हो गया तो यहां पर जो हमारा एचसीएफ आएगा a, b का एचसीएफ वो आएगा 25। कितना आएगा 25। दिस इज कॉल्ड एचसीएफ। ये जो होगा ना, ये चीज, ये है हमारी क्या है बेटा, ये हमारा दिस इज कॉल्ड एचसीएफ। तो समझ लो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी दो नंबर का जब आप निकालते हो, जैसे यहां पर दो नंबर थे आपके पास 125 और 225, जब आपने इसके स्टेप्स किए, मैंने स्टेप पढ़ोगे 1 2 3, जिस स्टेप पर रिमाइंडर 0 हो जाता है उस स्टेप पर डिवाइजर एचसीएफ हो जाता है। कीप इन योर माइंड, क्या मतलब है इसका, इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब है जिस स्टेप पर रिमाइंडर 0 हो जाता है उस स्टेप पर डिवाइजर एचसीएफ हो जाता है। थर्ड स्टेप में आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर एंड रिमाइंडर विल बी 0, सो एचसीएफ इज 25। क्लियर। आप फैक्टर करके भी निकाल सकते हो, इसका एचसीएफ पता लगा सकते हो। एक ही कॉन्सेप्ट था,
और भी देखते हैं, ये इक्विटी डिवीजन एल्गोरिथम है। फिर हमने थर्ड में क्या लिखा था, थर्ड में लिखा था हमने रिलेशन बिटवीन एचसीएफ इनटू एलसीएम, यही लिखा था ना हमने, यस यही लिखा था। अरे बोल दो, कुछ तो बोल दो, बोलते नहीं हो तुम लोग। चलो देखो, अब हमने थर्ड में क्या लिखा था, हमने थर्ड वाला, हमारा थर्ड पॉइंट है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई उनके इक्वल होता है मल्टीप्लिकेशन के। और करके कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं इसको, एचसीएफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ए कोमा बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। मतलब रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, इट जस्ट सिंपल। ठीक है, ये कब का फॉर्मूला है, जब आपके पास दो नंबर है। अब कोई कहे सर हमें तो ये तो दो नंबर के लिए है, चलो हमारे पास अगर तीन नंबर है तो फिर एचसीएफ ऑब्लिक एलसीएम फॉर थ्री नंबर्स ए बी सी, ये स्पेशल फॉर्मूला है। क्या होता है फिर भाई, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, ये तो सर आपने बताया ही नहीं है। तो इस केस में हो जाएगा एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी अपॉन LCM of A, B into LCM of B, C into LCM of C, A। ये स्पेशल फॉर्मूला है, तीन नंबर्स का डायरेक्ट निकालो सीधे। ठीक है, ऐसे ही LCM में फिर A इंटू B इंटू C तीनों नंबर का मल्टीप्लाई, देन HCF A, B, C, देन नीचे वही प्रोसेस है, बस HCF लगा दो A, B इंटू HCF B, C इंटू HCF C, A। ये स्पेशल फॉर्मूलास हैं, दिस इज कॉल्ड स्पेशल। कैसे हैं ये, स्पेशल है, ये वाले फॉर्मूले स्पेशल है। तीन का एक साथ एलसीएम एचसीएफ झटके में। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड HCF एंड LCM। अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, वही ले लेते हैं। फाइंड HCF एंड LCM 125 एंड 225। तो हम चेक भी कर लेंगे कि हमारा सही था या गलत था ना। मैंने वापस से वही क्वेश्चन ले लिया। अब यहाँ पे मेरे पास दो नंबर है 125 और 225, मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए अब यहाँ पर जो मैं मेथड यूज करने जा रहा हूँ वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करूंगा मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है? उस मेथड का क्या मतलब है, उसके फैक्टर्स करने पड़ते हैं हमें अलग अलग। जैसे 2 to 5, ये देखो अलग अलग मेथड है। 5 से काटो, ये कितनी बार कटेगा 25, फिर 5 से 5, फिर 1, इसे काटो 5 से 5, 4, 2 बचा 25, 45, फिर ये कटेगा 5 से कट जाएगा ना, हाँ, फिर ये 3 और फिर ये 3, ये हो गया। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 to 5 के फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, और उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 to 5 के फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। देखो मैंने इन सबके फैक्टर कर लिए। अब जरा समझो एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले मैंने निकाला एचसीएफ, तो एचसीएफ का मतलब होता कॉमन। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो ले लो। एक तो 5 कॉमन है, एक और 5 कॉमन है, क्या और कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका 25। देख लो पिछले वाले क्वेश्चन में एचसीएफ 25, तो क्वेश्चन के अंदर वो मेंशन कर देगा अगर इक्वल डिवीजन तो इक्वल से, नहीं तो ऐसे तो हमें आता ही है। तो जो दोनों में कॉमन है वो, उसके बाद एलसीएम में जो कॉमन है वो तो ले लो 5 इंटू 5, जो ये कॉमन है ना दोनों में वो तो ले लो। अब जो बचा हुआ है वो भी ले लो 5 इंटू 3 इंटू 3। अब ये कितना हो जाएगा 5 5 25, 25 5 जा 25, 125 को 3 दीजिए 9 इंटू 9, 9 पंजे 45, 5 कैरी 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22 और 1125 हो गया।
ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया बेटा, इस मेथड से हमने निकाल दिया एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब है जो कॉमन है और एलसीएम का मतलब कॉमन प्लस एक्स्ट्रा, जो भी बचा हुआ सब कुछ। तो ये मेथड हमें हेल्प करता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो ढंग से समझ लो, बहुत सिंपल है, आसान है। मैंने यहाँ पर अच्छे से फॉर्मूले लिख दिए हैं, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है बढ़िया से। आंसर ये रहा इसका 1125, ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसका आंसर आएगा 1125, ठीक है, अगर नीचे नहीं आ रहा हो तो। क्लियर है बेटा, 1125 ये इसका आंसर हो गया। अब बताओ कहीं कोई डाउट? क्लियर है ये सब कुछ? बताओ क्लियर है? चलो बढ़िया, रफ कर दूं? अरे कर दो सर, बस यही चाहिए मुझे, यही चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। इसी तरीके से पढ़ते रहो, गुनगुनाते रहो, मस्त रहो, ठीक है। सीख जाएंगे हम, धीरे धीरे सीखेंगे, बट सीख जाएंगे। आई प्रॉमिस टू ऑल, मैं सिखा के मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगा मैं, कहीं किसी भी स्टेप पर बैक डाउन नहीं होऊंगा। उसके बाद फिर आता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और फिर आता है प्रूफ कीजिए इरेशनलिटी। तो प्रूफ वाला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, वो तो पूरी एक्सरसाइज में ही है। ये वाला जो चीज आएगी ना, एक क्वेश्चन आएगा ऐसे, देखो, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका पूरा मैं प्रोसेस ढंग से समझा दूंगा, क्योंकि ये तो एक्सरसाइज में ही है। √5 इज एन इरेशनल नंबर, या फिर 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, या फिर 1/√5, ठीक है, या फिर ऐसा आएगा 2 + √5। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। या फिर ऐसा आएगा 3 + 1/√2, ठीक है, या फिर 2/√3। ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। अंडर के अंदर जो वैल्यू है, अगर वो किसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्शन या डिवाइड मल्टीप्लाई किसी में भी है, दैट इज कॉल्ड इरेशनलिटी। ये इरेशनल है, इन सब का प्रूफ होता है एक, इनमें एक मेथड चलता है, ठीक है, जो एक मेथड होता है इनके अंदर अजम्पशंस वाला, जिसमें हम अज्यूम करके चलते हैं, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। याद आ गया मुझे, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ये मेथड इसमें होता है बेटा, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, खंडन करता है ये ना। इस मेथड के थ्रू हम इसको प्रूफ करते हैं, तो हम इसको भी करेंगे, एक्सरसाइज में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ मेथड है, नेक्स्ट लेवल ऑफ मेथड, उसका नाम है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले समझिए डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। सबसे पहले समझिए डेसिमल एक्सपेंशन। इसके दो टाइप होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं बेटा। पहला होता है फाइनाइट, दूसरा होता है इनफाइनाइट। ये क्या मतलब है फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट का मतलब होता है टर्मिनेटिंग, जो फाइनाइट डिवाइड होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग के अंदर अगर मैं बात करूं, टर्मिनेटिंग का मतलब है कि कोई भी डिवाइड है और उसका एंड हो गया है। फॉर एग्जांपल, टर्मिनेटिंग का मतलब है कोई भी डिवाइड है उसका एंड हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1/2, तो 1/2 का मतलब 0.5, सही है, एंड हो गया इसका, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डिवाइड। या मैंने और भी कुछ कहा, सपोज करो 5/2, इसका हो गया 2.5, तो ये कंप्लीट है, मतलब ये आगे नहीं जा रहा, खत्म हो गया डिवाइड, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग फाइनाइट, सिंपल। अब आ जाइए नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है इनफाइनाइट, जो डिवाइड चलता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1/3, क्या होगा 0.33 चल रहा है, खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो हो गया वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग के भी टाइप्स हैं। पहला नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखो, तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप्स हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
अब एक बात देखो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग तो यही वाला नंबर हो गया, फॉर एग्जांपल दिस, है ना, ये हो गया आपका एक तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल आप दे सकते हो पाई, आप एग्जांपल क्या दे सकते हो, पाई, आप √2 दे सकते हो, 1.414 होता है ना, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। तो ये आप दे सकते हो इनके एग्जांपल को, ये डिवाइड चलते रहते हैं, ठीक है। इनका अगर आप देखोगे ना तो ऐसा आता है 0.120 1200 12000 ऐसे करके कुछ इनका डिवाइड चलता है, मतलब कि रिपीट भी नहीं करता और खत्म भी नहीं होता। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग देखोगे तो 1/7 इसका देख लो, तो 0 पॉइंट जो भी है 7 में से 7, फिर 3 लोगे तो 37, 4 4 28 ऐसे करके इसका चलेगा। तो इसका एक एग्जांपल अच्छा हो सकता है ये, ठीक है। अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग आते हैं और ये वाले नंबर आते हैं, ये रेशनल नंबर में सारे आते हैं, और इरेशनल नंबर में केवल ये होता है, दिस इज इरेशनल, ये इरेशनल है, और ये सारे रेशनल है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रेशनल है, लेकिन ये अकेला नंबर ऐसा है जो इरेशनल है, ठीक है। ये तो बात होगी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है सर, बेसिक तो हमने समझ लिया, बट हमारे सिलेबस में क्या है, हम कैसे पहचानेंगे सर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है विदाउट डिवाइड, हमें डिवाइड नहीं करना, ये तो कॉन्सेप्ट जब लगेगा जब हम डिवाइड करके देखें, सही बात है ना। कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी रेशनल नंबर है, आप उसको डिवाइड करके देख रहे हो, तभी तो पता लगा पा रहे हो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बट विदाउट डिवाइड हाउ कैन वी फाइंड, हाउ कैन वी फाइंड a fraction is terminating and non terminating without actually divide, हमें डिवाइड नहीं करना। How can we find a fraction or a rational number is terminating or non-terminating without actually divide, हमें डिवाइड नहीं करना। तो देखिए किसी भी फ्रैक्शन की कंडीशन बता रहा हूं मैं, टर्मिनेटिंग की कंडीशन देखो, आपको कोई भी नंबर दिया होगा रेशनल नंबर में होगा, रेशनल नंबर का मतलब P/Q की फॉर्म में होगा, सही है। तो यहां पर आपका अगर टर्मिनेटिंग है, कोई भी टर्मिनेटिंग है, तो Q जो होगा वो 2 to the power m into 5 to the power n के फैक्टर में होगा, 2 to the power m और 5 to the power n, ये पावर है, जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 पावर, इस तरीके से। मतलब अगर आपके पास प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के फैक्टर्स डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हैं, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स हैं, तो वो टर्मिनेटिंग है, और अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सही है। कोई बच्चा कह सकता है सर क्या पता 2 का हुआ 3 हो गया उसके साथ, नहीं, 2 केवल 2 हो तो भी टर्मिनेटिंग है, केवल 5 हो तो भी टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 दोनों हो तो भी टर्मिनेटिंग है, लेकिन 2 और 5 के साथ कोई दूसरा नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। कीप इन योर माइंड, यानी नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या हो गई बेटा, ये हो गई कि फ्रैक्शन तो वही रहेगा, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m and 5 to the power n। मतलब अगर कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म को फॉलो नहीं करता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। एग्जांपल देख लें इसका, कह रहे होंगे सर एग्जांपल दिखाओ। एग्जांपल सपोज करो कोई बच्चा पूछता है सर 1/10 फ्रैक्शन है 1/10, अब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे पता करें। देखो इसका डिनोमिनेटर P/Q, Q मतलब 10 मतलब Q equals to 2 into 5, that means Q equals to 2 to the power 1 and 5 to the power 1, यानी Q is follow for 2 to the power n into 5 to the power n। yes given fraction is terminating, बताओ हो गया क्लियर, टर्मिनेटिंग है, गिवन फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब कोई बोला सर नॉन टर्मिनेटिंग का फिर एग्जांपल दो, नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देखो, ये तो टर्मिनेटिंग का एग्जांपल समझ लिया आपने। अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग का समझो, मान लो आपके पास एग्जांपल में ऐसा है, इस बार आपको दे दिया मैंने, सपोज करो
3/80 दे दिया, 3/80 दे दिया हमने। अब कोई पूछे सर ये बताओ ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप 80 के फैक्टर करके देख लो, 3 से तो ही कट नहीं है, छोटा हो नहीं सकता। तो आप q दैट मींस 80, 80 मतलब 2 40 20 यानी 10, ये हो जाएगा ना 2 4 8 8, हाँ सही है, यानी 2 into 2 into 2 into 2 into 5, 2 3 4 में 8 16 25, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, 2 की पावर 4 1 2 3 4, 5 की पावर 1, यस भाई, जब तक ये 2 और 5 के फैक्टर आते रहेंगे ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, यस। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने मान लो एग्जांपल अगला ले लिया, अब मैंने ले लिया सपोज करो 2/15, क्या ले लिया मैंने 2/15 ले लिया। अब ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, बताओ बताओ तुम लोग बताओ। आप कहोगे सर टर्मिनेटिंग है ये तो, अपन देख तो लो पहले टर्मिनेटिंग है कि नहीं। देखो q आपका 15 है, 15 के फैक्टर 3 और 5, क्या ये इस फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, इस वाली फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, 2 टू द पावर n 5 और 5 देखो 5 का फैक्टर तो है बट इसके साथ कौन सा फैक्टर आ गया 3, यानी q इज नॉट फॉलो 2 टू द पावर m into 5 to the power n, सो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी ये टर्मिनेटिंग नहीं, ये कैसे कैसे है ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशंस हैं, सिंपल है, आप आराम से समझ लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आज मैंने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं एक्सरसाइज डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। आप अपने से थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो, पेन पेपर प्रैक्टिस तीनों ही हैं जो आपको अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं। मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, एनसीईआरटी का ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए उसको करने की कोशिश करो। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा 2 मिनट 1 मिनट इसका रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें याद दिलवा दूं, हमने रियल नंबर स्टार्ट किया। सबसे पहले हमारा टॉपिक था व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, सिंपल। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम। हम उसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट करते थे, एचसीएफ। उसके क्या होते थे, प्रोसेस। एल्गोरिथम का मतलब क्या है, प्रोसेस। फिर उसके स्टेप्स होते थे और स्टेप के थ्रू हम एचसीएफ निकालते थे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। उसकी कंडीशन क्या होती थी, हम डिवाइड करते जाते थे, ठीक है। रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन जाता था और जो ऊपर डिवाइजर रहता था वो हमारा डिविडेंड बन जाता था। इस तरीके से हम डिवाइड करते जाते थे और जहां पर रिमाइंडर, जिस स्टेप पर रिमाइंडर 0 हो जाता था उसी स्टेप पर डिवाइजर हमारा एचसीएफ हो जाता था। ये इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम है। इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इनटू बी, ये फॉर्मूला था। फिर मैंने स्पेशल केस के 2 फॉर्मूले भी लिखाए हैं, उनको भी देख लेना। अगर 3 नंबर एक साथ आ जाए तो हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है कि √2 √3 √5 ये इरेशनल कैसे प्रूव करें, इसको हम एक्सरसाइज में कवर करेंगे, इसलिए मैंने वो छोड़ रखा है। क्लियर है बेटा? उसके बाद आया टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग कंडीशन मैंने आपको बता दी, अगर कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है अगर वो 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n मतलब 2 और 5 के फैक्टर को फॉलो करेगा, उस फॉर्म में रहेगा तो टर्मिनेटिंग है, नहीं तो टर्मिनेटिंग नहीं है। सिंपल चेक, क्या आपको करना क्या है, आप सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर करके देख लो, डिनोमिनेटर फैक्टर करके देख लो, अगर वो 2 और 5 के फैक्टर में है तो टर्मिनेटिंग है और नहीं है तो नहीं। क्लियर बात है, समझ में आ गया बेटा? तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड माय वीडियोस। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक। थैंक यू। और बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो। थैंक यू अगेन। चलो मैथ्स करें।